हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सभी लोग, प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, है ना। कोई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास अगर एक जीपी है, एस एन निकालना होगा, एस एन ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर एन माइनस। ठीक है, तो इसका जो सम आता है ये आता है ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। अगर ये n इंफिनिटी को n अगर इंफिनिटी को टेंड कर जाए, यानी कि अगर किसी जीपी में अगर इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए तो सम क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए, किसी भी जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है वो डिपेंड करता है आर पे। अगर आर की वैल्यू मान लीजिए वन से बड़ा है ना, तो अगर आर की वैल्यू वन से बड़ा है तो आर की पावर इंफिनिटी, है ना, आर की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी आ जाएगा। तो एस इंफिनिटी जो होगा वो ए इंटू वन माइनस इंफिनिटी अपॉन वन माइनस आर, दैट इज इंफिनिटी को टेन कर जाएगा, है ना। ठीक है, अगर आर की वैल्यू वन से बड़ा है, क्योंकि देखिए अगर किसी नंबर को आर की वैल्यू जैसे मान लीजिए वन से बड़ा है, टू ले लीजिए, तो टू की पावर इंफिनिटी हमेशा इंफिनिटी को टेंड करेगा, है ना। यानी कि टू की पावर इंफिनिटी, यानी आर की वैल्यू अगर वन से बड़ा है तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो पावर अगर बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आर की वैल्यू मान लीजिए, आर की वैल्यू मान लीजिए कि माइनस वन से वन के बीच में है, फॉर एग्जाम्पल आर की वैल्यू मान लीजिए वन अपॉइंट टू ले लिए, तो आर की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, वन अपॉइंट टू की पावर इंफिनिटी। तो वन अपॉइंट टू की पावर इंफिनिटी, वन अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू जीरो को टेन कर जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर आर की वैल्यू वन से बड़ा है ना, तब तो सम इंफिनिटी को चला जाएगा। और अगर आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में कोई फ्रैक्शन है, तो इनफाइनाइट टर्म का जो सम आएगा ए वन माइनस आर की पावर इंफिनिटी और वन माइनस आर। अगर आर आपका फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की पावर बढ़ाने पे वैल्यू कम होती है ना। फ्रैक्शन जैसे वन अपॉइंट टू की पावर, वन अपॉइंट टू की जो वैल्यू है वन अपॉइंट टू का होल स्क्वायर से बड़ी होगी, यानी कि पावर जब बढ़ाएंगे तो वैल्यू कम होती जाती है। देखिए, वन अपॉइंट टू की वैल्यू, वन अपॉइंट टू स्क्वायर की वैल्यू वन अपॉइंट टू से कम हो जाएगी। देखिए, वन अपॉइंट फोर लेस देन वन अपॉइंट टू, ये होता है कितना, पॉइंट टू फाइव आ जाएगा, और ये पॉइंट फाइव हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रैक्शन की पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। तो ये जो हो जाएगी क्या, जब आर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो आर की पावर इंफिनिटी जीरो को टेंड कर जाएगा, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो एस इंफिनिटी ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, तो ये रिजल्ट को यहाँ पे लिख देंगे। अगर कोई इनफाइनाइट जीपी है ना, ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, और आर की वैल्यू माइनस वन से वन। याद रखिएगा कि इनफाइनाइट टर्म्स में आर की वैल्यू माइनस वन से वन के अगर बराबर है तो इनफाइनाइट टर्म का जो सम आएगा हो जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर। याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई अगर जीपी है ना, कोई अगर जीपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है ना, और आर की वैल्यू अगर माइनस वन से वन के बीच में है, तो उस जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम ए अपॉन वन माइनस आर होगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आर अगर आपका फ्रैक्शन होगा, है ना, आर अगर फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन की पावर बढ़ाने पे वैल्यू कम होती जाती है। तो आर की पावर इंफिनिटी, ये जो टर्म है ये जीरो को टेंड कर जाएगा, और ये जब जीरो को टेंड कर जाएगा तो ए अपॉन वन माइनस आर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है आपका इनफाइनाइट जीपी का सम। तो किसी भी जीपी में अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो उस जीपी का सम इस तरीके से हम निकालते हैं। याद रखिएगा कि ए अपॉन वन माइनस आर प्रोवाइडेड मॉड ऑफ आर इज लेस देन वन। इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज मॉड ऑफ आर, है ना, प्रोवाइडेड मॉड ऑफ आर इज लेस देन वन। मॉड ऑफ आर की वैल्यू जो है वो वन से कम होनी चाहिए।
ठीक है ना। तो अगर ऐसा है, अगर r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो क्या हो जाएगा, a/1 माइनस r। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है तो इनफाइनाइट जीपी का सम इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी ये है आपका 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू इंफिनिटी। तो सिंपल है, a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 1/2 है। अब देखिए r की वैल्यू 1/2 जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। देयरफॉर इनफाइनाइट जीपी का जो सम आएगा a/1 माइनस r 1/1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/1/2 दैट इज 2। ठीक है, तो ये इसका जो सम आ जाएगा s इंफिनिटी की वैल्यू 2 के बराबर है। ठीक है, दूसरा फाइंड द सम ऑफ या इसको देखिए, गिवन 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 16x की पावर 4 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू y, और मॉड 2x इज ग्रेटर देन या प्रोवाइडेड मॉड 2x इज लेस देन। ठीक है, देन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू y के टर्म में निकाली। ठीक है ना, तो अब देखिए ये एक जीपी है जिसका पहला जो टर्म है, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म 1 के बराबर है और इसका जो कॉमन रेशियो है 2x/1 2x के बराबर है। और ये दिया है क्वेश्चन में कि 2x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। ठीक है ना, तो अब बताइए इसका जो सम आ जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका a/1 माइनस 2x। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1/y, तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/y। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा x की वैल्यू y माइनस 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगा y माइनस 1/2। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर किसी इन जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है और कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है ना, तो उस जीपी का सम होता है a/1 माइनस r के बराबर होता है। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन 1 प्लस 3x अपॉन x माइनस 5 प्लस 3x अपॉन x माइनस 5 स्क्वायर, है ना, this up to infinity is finite, then find the range of values of x, then find the range of values of x। ठीक है, करा कि अगर इस सीरीज का सम है ना, अगर फाइनाइट है, ठीक है, तो आपको x की रेंज बतानी है। ठीक है, तो देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि अगर कोई जीपी है a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, किसी जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम फाइनाइट तभी होता है जब कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये देखिए 1 प्लस 3x अपॉन x माइनस 5 प्लस 3x अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज अप टू इंफिनिटी इज finite if common ratio will be less than
1 ग्रेटर देन माइनस, ठीक है ना। तो इसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, तो ये r की वैल्यू क्या हो जाएगा 3x अपॉन x माइनस 5, ये हो जाएगा आपका 3x अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन, ठीक है ना। तो 3x अपॉन x माइनस 5 की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन 1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है ना। तो ये बन जाएगा आपका 3x अपॉन x माइनस 5 इज ग्रेटर देन माइनस 1 एंड 3x अपॉन x माइनस 5 इज लेस देन, यानी आपको x की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए 3x अपॉन x माइनस 5 माइनस 1 से बड़ा हो और 3x अपॉन x माइनस 5 लेस देन 1 से बड़ा हो, लेस देन 1 हो। तो ये हो जाएगा 3x अपॉन x माइनस 5 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 3x अपॉन x माइनस 5 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 और 3x माइनस x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 इज पॉजिटिव और 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5 इज नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका 5/4 5 प्लस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 5/4 यूनियन 5 से इंफिनिटी, यहाँ से आ गया है ना, इसको 1 ले लीजिए और यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू माइनस 5/2 से 5 2 आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो 1 इंटरसेक्शन 2 ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 5/4 और ये हो जाएगा 5 से इंफिनिटी और ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 5/2 माइनस 5/2 सॉरी माइनस 5/2 से 5 तो माइनस 5/2 से 5, तो ये पोर्शन कॉमन आएगा, x की वैल्यू माइनस 5/2 से 5/4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू माइनस 5/2 से 5/4 के बराबर अगर आता है तो इस जीपी के है ना का जो सम आएगा वो क्या हो जाएगा फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी में बस यही इतना है कि अगर दो बस टर्म याद करिएगा कि किसी भी जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम फाइनाइट तभी होता है जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में होता है, पहली चीज। और इनफाइनाइट जीपी में अगर कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है तो उस इनफाइनाइट जीपी का सम a अपॉन 1 माइनस आर होता है, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म होता है और r कॉमन रेशियो होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b, a और b अगर दो नंबर है उन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने एपी में पढ़े थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, उसी तरीके से हम दो चीज यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी एंड इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा और ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन अगर इंसर्ट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए, देख लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, और दोनों नंबर ना टू नंबर्स ए एंड बी, और मान लीजिए कि ए और बी दोनों पॉजिटिव, ए नंबर्स ए एंड बी दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। तो लेट कैपिटल जी इज लेफ्ट कैपिटल जी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। लेट कैपिटल जी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, देन ऐसे कर दीजिए इफ कैपिटल जी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी देन ए कैपिटल जी एंड बी विल बी इन जीपी, ये जीपी में, ठीक है ना। अगर कैपिटल जी ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है तो ये जो टर्म है ए जी और बी ये जीपी में होगा, इसका मतलब कि जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब ए और बी दोनों क्या है पॉजिटिव नंबर है ना,
तो g की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस रूट ए बी आएगी, लेकिन a और b दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का रूट, ठीक है, g इज इक्वल टू रूट ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज रूट ए। तो याद रखिएगा कि दो नंबर्स अगर हैं ए और बी, तो उन दोनों नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो किसके बराबर होता है, रूट ए बी के बराबर होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 एंड 8 ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट 2 इंटू 8 दैट इज 4। 2 और 8 का जो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा वो 4 के बराबर हो जाएगा, रूट ए बी के बराबर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ g इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y, ठीक है, x एंड y, और x y मान लीजिए पॉजिटिव है, देन प्रूव दैट 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है कि इसके बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए g अगर x और y का ज्योमेट्रिक मीन है तो क्या निकलेगा, देखिए अगर g x और y का ज्योमेट्रिक मीन है, सिंस g इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, सही है। तो जी इज इक्वल टू रूट एक्स वाई हो जाएगा और जी इज इक्वल टू रूट एक्स वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे रख दिया जाए तो एल एच एस की वैल्यू अगर निकालते हैं, 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन जी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो LHS यानी कि दिस इंप्लाइज 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, 1 अपॉन वाई आएगा और यहाँ से माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई और 1 अपॉन एक्स वाई किसके बराबर है, यहाँ से देखिए जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, तो 1 अपॉन जी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन जी स्क्वायर। तो देयरफॉर सिंस LHS this is equal to RHS, LHS is equal to RHS hence proved, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। दो नंबर अगर है x और y और उन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन g अगर है तो ये रिलेशन आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, ठीक है, दो नंबर है a एंड b, उन दोनों नंबर में इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, ठीक है। insert n geometric means between two numbers, insert n geometric means between two numbers a and b, ठीक है। a और b दो नंबर हैं, इनके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि if g1 g2 g3 gk gn are n geometric means n geometric means inserted
inserted between A and B, then A, G1, G2, G3, GK, Gn and B will be in GP। ये किसमें होगा? GP में। ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन होती है कि अगर A और B के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया, ठीक है, अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया तो ये जो सीरीज बनेगी A, G1, G2, G3, Gn, ये किस में हो जाएगा बताइए? ये GP में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका GP में हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए अगर ये GP में है, अगर A है, G1 है, G2 है, G3 है, GK है और Gn है और ये B, अगर ये GP में है ना, तो अब इसमें देखिए इसका पहला टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इस GP के क्या है? A है। लेट कॉमन रेशियो इज R नहीं पता है। लेट कॉमन रेशियो इज R आपको नहीं पता है, R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताइए इसमें? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो n हो गया और एक ये और एक ये, दो और हो जाएंगे तो n+2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बताइए? n+2। ठीक है ना, तो टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे इसमें? n+2 टर्म्स हो जाएंगे। तो लास्ट टर्म जो आएगा n+2th टर्म, ये आपका b दिया है, तो आपको जीपी के n टर्म का सम पता है, a इंटू आर की पावर n-1। तो किसी जीपी के nth टर्म का nth टर्म जो होता है a इंटू आर की पावर n-1, तो यहाँ पे क्या है? n+2th टर्म है, तो a इंटू आर, इसमें से एक माइनस कर देंगे, n+2 - 1 a r n+1। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, तो b इज इक्वल टू a r n+2 - 1, तो b अपान a इज इक्वल टू आर की पावर n+1, r इज इक्वल टू b अपान a की पावर 1 अपान n+1। ठीक है, ये आपका आ गया r, कॉमन रेशियो आ गया। अब देखिए अगर ये जीपी है, जैसे है ना, ये जीपी है, तो G1 अपान a, तो इसका जो फर्स्ट टर्म क्या है? a के बराबर है। अब सेकेंड टर्म, तो देखिए G1 अपान a इज इक्वल टू r, तो यहाँ से आ जाएगा G1 इज इक्वल टू AR, यानी कि फर्स्ट ये जो G1 है a और b के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए, उनमें जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है, अगर a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए गए, तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन G1 की वैल्यू किसके बराबर हो गया? AR के बराबर, और a हो गया और r की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, तो जाएगा आपका बेटा b अपान a की पावर 1 अपान n+1। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं G2 की, तो G2 अपान G1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका G2 इज इक्वल टू AR स्क्वायर। देखिए G1 की वैल्यू यहाँ से AR रख दीजिए, AR इंटू आर, AR स्क्वायर, तो A इंटू बी अपान A 2 की पावर n+1। यहाँ से देखिए आपको ऑब्जर्वेशन देखिए, जो G1 है ना, जो G1 है, G1 में ऊपर 1 है, A B अपान A 1 अपान n+1। G2 में क्या है देखिए, A B अपान A 2 अपान n+1। इसी तरीके से अगर मैं G3 अपान G2 करूँ, तो G3 अपान G2 अगर मैं करता हूँ तो ये R के बराबर होगा, क्योंकि सक्सेसिव टर्म का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, R के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको G3 अगर निकालेंगे तो G2 इंटू आर, G2 इंटू आर, और G2 की वैल्यू AR स्क्वायर था तो AR क्यूब हो जाएगा, A और R की वैल्यू यहाँ से उठा दीजिए, तो ये हो जाएगा B अपान A, और यहाँ पे आ जाएगा 3 अपान n+1। तो यहाँ से देखिए यानी कि G3 के, इसलिए आपको kth ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा A इंटू बी अपान ए, बी अपान ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? K अपान n+1। तो याद रखिएगा कि अगर A और B दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए, तो kth ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है A इंटू बी अपान ए होल की पावर K अपान n+1। ठीक है ना। ठीक है, तो अगर A और B दो नंबर हैं, तो इन दोनों नंबर के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया, तो kth ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो क्या होता है? A इंटू बी अपान ए होल की पावर K अपान n+1, जहाँ पे A फर्स्ट टर्म होता है, B आपको पता है ये लास्ट टर्म,
और n जो होता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड, यानी कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए वो होता है, ठीक है ना। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स a ना, a और b में दो नंबर a और b दो नंबर है, उन दोनों नंबर में अगर n, यहाँ पे स्टैंडर्ड मैं बता दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड लिखवा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए a है और ये G1 है G2 है ना, G2 है G3 है और Gn है और ये B है। तो G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू Gn इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए बेटा G1 की वैल्यू हमने क्या निकाला था, G1 की वैल्यू AR था, G2 की वैल्यू AR स्क्वायर, G3 की वैल्यू AR क्यूब और Gn की वैल्यू AR की पावर। देख लीजिए G1 की वैल्यू यहाँ से देखिए AR आया था है ना, G2 की वैल्यू AR स्क्वायर था, G3 की वैल्यू AR क्यूब था, इसी तरीके से Gn की वैल्यू AR की पावर n आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दिस इंप्लाइज G1 इंटू G2 अप टू Gn इज इक्वल टू, ये n बार मल्टीप्लाई है n ब्रैकेट्स है, तो क्योंकि G1 के लिए 1 G2 G3 Gn तो n ब्रैकेट्स है, तो हर बार a आ रहा है तो a की पावर n आ जाएगा और r की पावर 1 इंटू r की पावर 2 इंटू r की पावर 3 अप टू r की पावर n। तो ये बेटा हो जाएगा a की पावर n r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n ना। ये एक AP बन रहा है, इसमें n टर्म्स है, तो हो जाएगा a की पावर n r की पावर n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका a की पावर n r की पावर n बाई 2 और ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए a की पावर n इंटू r की वैल्यू निकाल लीजिए, तो r अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या r की वैल्यू था b अपान a और 1 अपान n प्लस 1, ठीक है ना। r की वैल्यू b अपान a और n 1 अपान n प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका r की वैल्यू तो b अपान a है ना और 1 अपान n प्लस 1, ये r की वैल्यू हो गया और n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो देखा जाए देखिए n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, a की पावर n तो b की पावर n बाई 2 डिवाइडेड बाई a की पावर n बाई 2, तो ये बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ए बी की पावर n बाई 2 तो ये हो जाएगा आपका रूट ए बी की पावर n, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b होल की पावर n। तो याद रखिएगा कि जैसे दो नंबर है ना, दो नंबर के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए, देन प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड between two numbers is equal to nth power of geometric mean of two numbers, nth power of their geometric mean, ठीक है ना। देख लीजिए कि अगर a और b के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए G1 G2 G3 Gn, तो G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn की जो वैल्यू होती है रूट ए बी की पावर n के बराबर होती है। जैसे AP में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर a और b के बीच में अगर n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए तो उन सारे अर्थमेटिक मीन का जो सम आता है वो किसके बराबर आता है, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, और यहाँ पे क्या हो गया nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आप इस रिजल्ट को याद रखिएगा, तो इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यह है आपका, तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि a और b अगर दो नंबर है ना, दो रियल नंबर है, तो a और b का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो रूट ए बी के बराबर होता है। और अगर a और a पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि a और b अगर दो नंबर है तो उन दोनों नंबर के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया तो kth ज्योमेट्रिक मीन होता है a इंटू बी अपान ए होल की पावर k अपान n प्लस 1। और अगर a और b के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए तो है ना, a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन अगर इंसर्ट किए गए
तो सारे ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट होता है वो ए और बी के ज्योमेट्रिक मीन का nth पावर के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो दिस इज, है ना, तो दिस स्टैंडर्ड, तो इस स्टैंडर्ड को आपको याद रखना होगा, इससे आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन, क्वेश्चन नंबर 1 है इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स between 4 and 2 and 486, है ना। तो बताइए, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर 2 एंड, तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू क्या है 486 है, और एन की वैल्यू 4 है। तो फार्मूला पहले लिख दीजिए, केथ ज्योमेट्रिक मीन ए इंटू बी अपान ए और के अपान एन प्लस 1। तो सारी वैल्यू रख दीजिए, जी के इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 2 है, और बी की वैल्यू 486 डिवाइडेड बाई 2, और के अपान एन की वैल्यू क्या है 4, तो 4 प्लस 1, तो जी के जो आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 243, और ये जाएगा के अपान 5। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगा बताइए 246 की, तो देखिए 246 की 243 की 327 3933 3 की पावर 5 आ जाएगा। तो जी के इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 5 और के अपान 5, 5 से 5 कैंसिल, तो के ज्योमेट्रिक मीन 2 इंटू 3 की पावर के आफ्टर कैलकुलेशन। अब आपको सब निकाल लीजिए, तो अब आपको 4 निकालना है ना, तो G1, तो G1 चाहिए आपको, G2 चाहिए, G3 चाहिए और G4 चाहिए। तो G1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 इंटू 3 की पावर 1, ये 6 आ जाएगा। G2 चाहिए आपका, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर 18 आ जाएगा। G3 चाहिए, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 54 आ जाएगा, और G4 चाहिए 2 इंटू 3 की पावर 4, है ना, तो 2 इंटू, ये हो जाएगा 3 की पावर 4, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81, 81 इंटू 2, है ना, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन का हो जाएगा 6 हो जाएगा, सेकेंड 18 हो जाएगा, फिर 54 हो जाएगा, फिर 162 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 and 1/4। करा दो नंबर है 4 और 1/4, इन दोनों नंबर में अगर तीन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया है ना, तो 4 है मान लीजिए, G1 है, G2 है, G3 है ना, और 1/4 है, तो आपको G1 इंटू G2 इंटू G3, तो आपको मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो ये हो जाएगा आपका nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड, ये हो जाएगा √4 एंड 1/4, ये हो जाएगा आपका, n की वैल्यू कितनी है 3, है ना, थर्ड पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 1/4, है ना, तो ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख दीजिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 1/4 की पावर 3, तो ये हो जाएगा √4 इंटू 1/4 की पावर 3, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इफ A is arithmetic mean of
BNC and two geometric means G1 and G2 are inserted between B and C such that G1 cube plus G2 cube is equal to K times ABC. ठीक है, then find the value of K. ठीक है, ये आपका सवाल। इफ A is arithmetic mean of B and C, तो देखिए B और C का arithmetic mean है ना, B and C, A is arithmetic mean of B and C, इसका मतलब क्या हो गया, A is equal to B plus C upon 2, ये हुआ। A is arithmetic mean of B and C का मतलब हुआ कि A is equal to B plus C by 2, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि G1 and G2 are two geometric mean inserted between B and C, तो B है ना, B G1 G2 और ये C है, ठीक है ना, ये GP में हो जाएगा। तो अब ये देखिए GK की वैल्यू होती है A इंटू B अपॉन A, K अपॉन N प्लस 1, N की वैल्यू 2 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे G1 आएगा जो B इंटू C अपॉन B के पावर 1/3, तो यहाँ पे क्यूब कर दीजिए, तो G1 क्यूब आएगा B क्यूब इंटू C अपॉन B, तो G1 क्यूब जो आएगा वो आ जाएगा B स्क्वायर C, है ना, ये G1 क्यूब इज इक्वल टू B स्क्वायर C। सिमिलरली यहाँ पे G2 निकालिए, K की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो B C अपॉन B 2 अपॉन 3, तो G2 क्यूब निकाल लीजिए, तो G2 क्यूब, क्यों हम क्यूब क्यों निकालें, क्योंकि हमें क्यूब का रिलेशन दिया है इसलिए क्यूब निकालिए, तो G2 क्यूब इज इक्वल टू B क्यूब इंटू C अपॉन B का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका क्या, B क्यूब अपॉन B स्क्वायर, ये B हो जाएगा, और है ना, तो दिस इंप्लाइज G2 क्यूब इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक। अब इन दोनों को रख दीजिए, और गिवन रिलेशन क्या आता है, ये गिवन G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब इज इक्वल टू K टाइम्स ABC, तो G1 की वैल्यू रख दीजिए, है ना, G1 की वैल्यू B स्क्वायर C, G1 क्यूब की वैल्यू यहाँ से G1 क्यूब की वैल्यू B स्क्वायर C और G2 क्यूब की वैल्यू BC स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा BC स्क्वायर KABC, ठीक है। तो यहाँ पे BC कॉमन ले लीजिए, तो B प्लस C इज इक्वल टू KABC, ये 2 हो गया। फ्रॉम 1 देखिए, फ्रॉम 1 B प्लस C इज इक्वल टू 2A, फ्रॉम 1 B प्लस C इज इक्वल टू 2A। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, तो देयरफॉर BC इंटू B प्लस C इज इक्वल टू KABC इम्प्लाइज BC इंटू B प्लस C की वैल्यू 2A इज इक्वल टू KABC, तो KABC कैंसिल आउट हो गया, ये ABC कैंसिल आउट हो गया, तो K की वैल्यू, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ K, तो K की वैल्यू किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज, ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट जीपी, तो जीपी में ये सारी चीजें हैं, इसके बाद हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करेंगे, असाइनमेंट्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग एचपी का बेसिक देख लेते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एपी आपका हो गया और जीपी हो गया, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसके बारे में देख, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसको देख लिया,
हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स आर इन सेट टू बी इन एचपी इफ देयर रेसिप्रोकल आर इन एपी। इसकी डिफिनेशन ही एपी से आती है। क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स आर said to be in HP if their reciprocal is in AP। अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस है नॉन जीरो रियल नंबर का, अगर उसका रेसिप्रोकल AP में बन जाए तो वो सीरीज HP में होती है। जैसे दैट इज इफ A1 A2 A3 A4 AN आर इन HP, है ना, देन इसका रेसिप्रोकल 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 अप टू 1/AN विल बी इन AP। याद रखिएगा, है ना। यानी कि एवरी HP देयर इज करस्पॉन्डिंग AP। हर AP के करस्पॉन्डिंग एक AP होगा, लेकिन इसका रिवर्स जरूरी नहीं है कि सही हो। जैसे -1 0 1 ये किसमें? AP में है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल ये नॉट इन HP। क्यों? क्योंकि इसका जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर कोई सीक्वेंस HP में है तो उसका रेसिप्रोकल AP में मिलेगा, और अगर कोई सीक्वेंस AP में है तो जरूरी नहीं है कि उसका सीक्वेंस HP में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि कोई, इसलिए डेफिनेशन इसका क्या है? सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो इसलिए किए कि रेसिप्रोकल करने पे क्या होना चाहिए? AP बनाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए HP का कोई टर्म जीरो हो जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए डिफिनेशन है कि सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स आर सेड टू बी इन HP इफ देयर रेसिप्रोकल इज इन AP। ठीक है ना, ये होता है। इसके बाद nth टर्म, जैसे एग्जांपल और एक लिख लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं 1/3 1/5 1/7 1/9 एंड सो ऑन इज HP। ये एक HP है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेसिप्रोकल करेंगे, है ना, AP करस्पॉन्डिंग टू अबव HP। क्या बताइए? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा कि एवरी HP देयर इज करस्पॉन्डिंग AP, बट एवरी AP मे और मे नॉट बी करस्पॉन्डिंग HP। ठीक है ना। तो हर एक HP के लिए आपको AP मिलेगा, लेकिन हर एक AP के लिए जरूरी नहीं है कि आपको HP। ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन होती है। तो यहाँ से समझ लीजिए कि HP की जो डिफिनेशन ही आती है रेसिप्रोकल ऑफ, देन उसका रेसिप्रोकल AP में होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद आता है nth टर्म ऑफ HP का nth टर्म आपको बताना है। ठीक है ना, nth टर्म ऑफ HP। तो मान लीजिए कि A1 A2 A3 A4 AN आर इन HP, है ना। तो दिस इंप्लाइज 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 1/AN विल बी इन AP। बोलिए AP में होगा। अब इस AP का nth टर्म निकालिए। तो nth टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग AP ऑफ गिवन HP इज, फर्स्ट टर्म इसका 1/A1 हो गया प्लस n-1 इंटू डी ना। तो इस AP का, यानी इस HP की करस्पॉन्डिंग जो AP मिल रही है, उस AP का जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगा? 1/A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका हर एक टर्म का रेसिप्रोकल, जैसे मान लीजिए सेकेंड टर्म 1/A2 है AP का, तो इसका रेसिप्रोकल HP हो जाएगा। तो 1/A3 है, इसका रेसिप्रोकल A3, थर्ड टर्म A3,
तो देयरफॉर nth टर्म ऑफ HP will be reciprocal of nth term of corresponding AP। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? कि अगर मैं बोलूं कि किसी HP का nth टर्म निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि उस HP के करस्पॉन्डिंग AP बना दीजिए और उस AP का nth टर्म निकाल लीजिए और उस AP का जो रेसिप्रोकल होगा वो HP में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए 1 है, 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है। अगर इसका, है ना, तो अब इसका क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग AP बना दीजिए 1 3 5 7। अब इसका nth टर्म निकाल लीजिए और उस nth टर्म का, यानी कि nth टर्म इसका क्या हो जाएगा, a plus n minus 1 into d, that is 2n minus 1। अब देखिए ये nth टर्म तो इसका है ना, तो nth टर्म ऑफ HP जो होगा वो 1/2n minus 1, ठीक है ना। देखिए n की वैल्यू 1 रखिए तो 1 मिला, 2 रखेंगे तो 1/3 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 1/5 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 1/7 मिलेगा। इस तरीके से, यानी कि अब क्या करना होता है कि गिवन HP का अगर nth टर्म निकालना है तो उस HP के करस्पॉन्डिंग आप AP बना लीजिए और उस AP का nth टर्म का रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो उस HP के nth टर्म का अगर जो रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वही जो वैल्यू आती है वो आपके HP के nth टर्म के बराबर होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन कराते हैं, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, तो nth टर्म ऑफ HP ये हो जाएगा आपका nth टर्म ऑफ HP 1/a1 प्लस n minus 1 into d, है ना। याद रखिएगा A1 इज फर्स्ट टर्म ऑफ HP एंड d इज कॉमन डिफरेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग AP, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि अगर, है ना, कोई HP है तो उसका nth टर्म क्या होता है 1/, यहाँ पे ना 1/A1, यहीं पे देखिए आपसे गलती होगी, ये 1/A1 AP का फर्स्ट टर्म है, तो ये AP का फर्स्ट टर्म है, तो AP का जो फर्स्ट टर्म होता है वो HP का रेसिप्रोकल होता है। तो ये जो A1 है ना, HP है, तो 1/A1 AP का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि nth टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू 1/1/A1 प्लस n minus 1 into d, वेयर A1 ये जो नीचे है A1, ये A1 HP का फर्स्ट टर्म है और D क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग AP टू द गिवन HP, ठीक है। ये है ना। जो गलती होती है आप लोगों से यहाँ पे होती है, आप ये 1/A1 को ये AP का फर्स्ट HP का फर्स्ट टर्म लिख देते हो, तो ये नहीं करना है आपको। क्या करना होगा, 1/A1 जो है ना, यानी A1 जो है वो HP का फर्स्ट टर्म है, 1/A1 AP का फर्स्ट टर्म, ऐसे समझिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन कर लिया जाए। देखिए जैसे दिया है क्वेश्चन में, मान लीजिए कि इफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म, क्वेश्चन है आपका, इफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ HP are 2/3 and 1/8 then find its 10th term, है ना। तो इसका 10th टर्म आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए इफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ HP are 2/3 and 1/8 then find its first term। तो देखिए Tn का फार्मूला आपको पता है, तो 1/1/A1 प्लस n minus 1 into d, where A1 is फर्स्ट टर्म ऑफ HP, ठीक है बेटा। तो ये फार्मूला यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए A1 क्या दिया है, तो A1 इज इक्वल टू 2/3, है ना। करा कि फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म, और फर्स्ट टर्म दिया है क्या 2/3 दे दिया, और फिफ्थ टर्म जो है वो 1/8 दे दिया। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म, तो T5 अगर निकालेंगे तो 1/1/A1, है ना, प्लस 5 minus 1 into d। यहाँ से d की वैल्यू निकालना है हमें, इसकी वैल्यू किसके बराबर है,
1/8 के बराबर। तो ये बेटा हो जाएगा 1/1 A1 की वैल्यू 2/3, तो 1/A1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 4 इंटू डी इज इक्वल टू 1/8। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 3/2 प्लस 4 इंटू डी इज इक्वल टू 8, तो 4d इज इक्वल टू 8 माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 13/2, तो d इज इक्वल टू 13/8 आ गया। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। यानी a की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे a की वैल्यू पता हो गया और d की वैल्यू पता हो गया। तो आपसे कौन सा पूछ रहा है, फाइंड टेंथ टर्म। तो टेंथ टर्म का फार्मूला हो जाएगा 1/1/A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो 1/1/A1। तो A1 की वैल्यू 2/3 है, तो 1/A1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 9 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 13/8, 13/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो 1/12, ये 8 ऊपर चला जाएगा और प्लस 117, तो हो जाएगा 8/129। ठीक है, चेक कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज 8/129। तो टेंथ टर्म इसका क्या हो जाएगा, HP का 8/129। फिर से देखिए हमने क्या किया, इसका फर्स्ट टर्म क्या था 2/3 और फिफ्थ टर्म क्या है 1/8। तो फिफ्थ टर्म का फार्मूला हो जाएगा 1/1/A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। हमें बेसिकली डी और डी चाहिए यहाँ से। तो A1 की वैल्यू 2/3 है, तो 1/A1 की वैल्यू 3/2 हो जाएगा। तो 1/3/2 प्लस 4d इज इक्वल टू 1/8। तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 3/2 प्लस 4d इज इक्वल टू 1/8 का रेसिप्रोकल 8, तो यहाँ से आ जाएगा 4d इज इक्वल टू 8 माइनस 3/2, तो 4d इज इक्वल टू 13/2 आ गया। तो d की वैल्यू 13/8 आ गया, d आ गया। अब यहाँ पे T10 टेंथ टर्म ऑफ HP होता है 1/1/A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो 1/A1 की वैल्यू 3/2 और ये 9 हो जाएगा, और d की वैल्यू यहाँ से 13/8, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 13 इंटू 9 117, सॉल्व करेंगे तो 8/129। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। इस तरीके से हम लोग किसी HP के nth टर्म को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। अब दूसरी बात ये बतानी है कि HP के n टर्म्स का सम का फार्मूला नहीं होता है। ठीक है ना। HP के n टर्म्स के सम का कोई फार्मूला नहीं होता है। जैसे आपसे बोला जाए कि किसी कोई HP दिया हुआ है, उसके n टर्म्स का सम निकालो, तो हम फार्मूला इस लेवल पे नहीं पढ़ते हैं। बाद में जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे थ्योरम वगैरह कराया जाता है, तब पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 अप टू n टर्म्स, है ना, n टर्म्स। तो इसका सम निकालिए, तो आपके पास कोई फार्मूला नहीं इसके सम निकालने का। ठीक है, क्योंकि ये HP में बन रहा है और HP के का सम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ रिलेशन आपको दिया जाता है, वो सब आप आगे क्लासेज में पढ़ोगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि सम का जब फार्मूला है ही नहीं तो सम पढ़ेंगे नहीं। अब हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे हम लोग, और फिर इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B ना। तो हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स A एंड B, और उसके बाद इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग हेडिंग डालिए सभी लोग, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स A एंड B। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन्स ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स A एंड B। अभी ऑब्वियस है कि A और B दोनों नॉन जीरो होंगे, है ना। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डिफिनेशन होती है सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये होता है कि इफ H इज हार्मोनिक मीन ऑफ, हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B, then A कैपिटल H एंड B will be in HP। अगर ये HP में होगा तो इसका रेसिप्रोकल, दिस इम्प्लाइज 1/A 1/H 1/B विल बी इन AP। सही है, ये किस में होगा, AP में होगा। जब AP में होगा तो दिस इम्प्लाइज 1/H माइनस 1/A 1/B माइनस 1/H के बराबर। तो 2/H इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B।
तो 2/h इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी, तो h/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो h इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि दो नंबर अगर है तो उनका जो हार्मोनिक मीन होता है वो किसके बराबर होता है, 2ab। दो नंबर a और b हैं, उन दोनों नंबर का जो हार्मोनिक मीन होता है वो 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है ना। इस पे देखिए क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इफ x y and z are in HP, ठीक है, then find the value of x plus y divided by x minus y minus y plus z divided by y minus z। ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो कह रहा है कि x, y और z अगर HP में है तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। देखिए सिंस x, y, z आर इन HP, therefore y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2zx अपॉन z प्लस एक्स, ये पहला हो। अब ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई माइनस y प्लस जेड अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू x प्लस y की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए, तो 2zx डिवाइडेड बाई z प्लस एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई x माइनस 2zx डिवाइडेड बाई z प्लस एक्स माइनस y की वैल्यू 2zx डिवाइडेड बाई z प्लस एक्स प्लस z, है ना, y प्लस z अपॉन y माइनस z, तो 2zx अपॉन z प्लस एक्स माइनस z। हमने क्या किया बेटा, केवल हमने y की वैल्यू उठा के रख दी और कुछ भी नहीं किया। y की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया, तो y की वैल्यू क्या था बताइए, y इज इक्वल टू 2zx डिवाइडेड बाई z प्लस एक्स में रख दिया। तो अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन लीजिए, यहाँ पे ना, यहाँ पे x कॉमन लिया जा सकता है, तो x कॉमन जब लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, तो z प्लस एक्स प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए 2z, और यहाँ से x कॉमन अगर लेंगे z प्लस एक्स, है ना, तो z प्लस एक्स माइनस 2z ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ से z कॉमन अगर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, तो 2x प्लस z प्लस एक्स, और यहाँ से अगर z कॉमन लेंगे, आप कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस z माइनस एक्स, चेक कर लीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ से जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 प्लस 2z अपॉन z प्लस एक्स, फिर एलसीएम ले लेंगे तो z प्लस एक्स प्लस 2z, तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और z से z कैंसिल, तो क्या बन जाएगा बताइए 3z प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस z बचेगा। ठीक है ना। और यहाँ से माइनस आ जाएगा 2x और x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3x और प्लस z, और यहाँ से आ जाएगा देखिए 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा x हो जाएगा माइनस z। देखिए एलसीएम दोनों का सेम है, तो अभी हो जाएगा दिस बिकम्स, तो ये बन जाएगा आपका दिस बिकम्स 3z प्लस एक्स माइनस 3x माइनस z डिवाइडेड बाई x माइनस z। तो देखिए 3z और माइनस z कितना हो जाएगा बताइए, 2z हो जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई x माइनस z, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस z डिवाइडेड बाई x माइनस z कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 2। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक्स वाई जेड अगर HP में है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग HP के मतलब कि दो नंबर है A एंड B, तो उस दो नंबर में, है ना, दो नंबर का हार्मोनिक मीन, है ना, क्या होता है A और B अगर दो नंबर है तो उन दोनों नंबर का जो हार्मोनिक मीन होता है वो 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस B के बराबर होता है। ठीक है ना। अब हमारे पास बचा, ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। ठीक है ना।
तो इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, इसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे। अब ये चीज़ हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो आज तक हम लोग ने अभी तक क्या किया, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी यहाँ तक किए, और इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी जीपी एंड एचपी, ठीक है, और इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, इसको करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग सीरीज पे आ जाएंगे, है ना। ये तो एक तरह से प्रोग्रेशन था एपीजीपीएचपी। उसके बाद हम लोग बहुत सारी सीरीज पढ़ेंगे, है ना, जैसे सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, डिफरेंस सीरीज, वीएन मेथड। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे एम इज ग्रेटर देन जीएम, इनइक्वालिटीज वगैरह पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है, थैंक यू।